बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो पहला टॉपिक है उसका नाम है डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस वो जगह जहाँ पे हमारा डाटा एक्चुअली स्टोर होता है उसे डेटाबेस कहते हैं। आर्किटेक्चर किसी चीज़ की बनावट को कहते हैं, किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को कहते हैं, किसी चीज़ की साख्त को कहते हैं। अब ये आर्किटेक्चर का अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं तो क्या मतलब है। लेट्स से आपने एक घर क्रिएट करना है, एक घर बनाना है, तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले अपने आर्किटेक्ट को कहते हो कि यार मुझे ना मेरे घर की बनावट बना के दो, मेरे घर का साख्त यानी उसकी स्ट्रक्चर डिफाइन करके दो कि मेरे घर की एक्चुअल लुक कैसे की होगी। तो वो आर्किटेक्ट क्या करता है, वो पेपर के ऊपर आपके घर का नक्शा तैयार करके देता है कि आपके घर के अंदर इतने रूम होंगे, फ़लाँ रूम इस लोकेशन पे होगा, उस रूम के बिल्कुल साथ जो है अटैच वाशरूम होगा, आपके इतने फ्लोर होंगे, पहले फ्लोर के अंदर आपका गराज होगा जहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क होगी, उसके साथ जो है बिल्कुल आपका लॉन होगा जहाँ पे आप मज़े से बैठकर गर्मी में और सर्दी में बैठकर धूप ले सकते हैं। इसी तरह यानी उसने पेपर के ऊपर पूरा एक आर्किटेक्ट, पूरा एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया आपके घर का, और वो आर्किटेक्ट ने क्या किया, पेपर के ऊपर आपको पूरा ये बनावट बना के दिखा दिया है कि एक्चुअली में आपका घर किस तरह का नज़र आएगा। तो दोस्तों इसी को कहते हैं आर्किटेक्चर। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि असल में डेटाबेस की लुक कैसे की होगी, डेटाबेस में कितने टेबल होंगे, कौन सा टेबल किस जगह पे होगा, कितने जो हैं वो उसके अंदर जो है रिलेशनशिप होंगे, कौन सा टेबल किस टेबल से रिलेट कर रहा होगा, किस लोकेशन पे जाकर डाटा स्टोर होगा। तो डेटाबेस का असल में उसकी बनावट, उसकी साख्त बयान करने को ही हम डेटाबेस आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ये सारा इसी का मतलब था। आप ये इतना लंबा चीज़ें याद करने की बजाय जो चीज़ें कंसेप्चुअल समझाता हूँ ना, बस उनको ज़हन-नशीन किया करें पेपर के अंदर, उन्हीं को अपनी वर्डिंग के अंदर लिख के आया करें। नेक्स्ट यहाँ पे आगे दोस्तों कि जो डेटाबेस का अभी मैंने बताया कि डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है, कि डेटाबेस की साख्त यानी उसका स्ट्रक्चर बयान करना डेटाबेस आर्किटेक्चर कहलाता है। अभी दोस्तों डेटाबेस आर्किटेक्चर को 3 लेवल्स में जो है डिवाइड किया गया, 3 लेवल का उसका एक आर्किटेक्चर बनाया गया डेटाबेस का। ठीक है कि हमारी एप्लीकेशन डाटा को डेटाबेस में स्टोर करते हुए हमने 3 जो हैं वो उसके लेवल्स क्रिएट किए हुए हैं। अब इससे पहले दोस्तों अगर आप 1970 से पहले 1970 से पहले ही बात करें तो डेटाबेस में डाटा स्टोर करने के लिए हमने 2 लेवल बनाए हुए थे, यानी जिसको हम 2 टियर आर्किटेक्चर या 2 लेवल आर्किटेक्चर कहते थे। लेकिन ये जो 3 लेवल आर्किटेक्चर है ये 1970 के अंदर, ये आपका MCQ बन सकता है कि बताओ 3 लेवल आर्किटेक्चर कब आया था दुनिया में। दोस्तों साइंटिस्ट ने 1970 के अंदर 3 लेवल आर्किटेक्चर यानी 3 लेवल स्कीमा की बुनियाद रखी थी डेटाबेस के अंदर। अब स्कीमा किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर को दोस्तों स्कीमा कहते हैं। ठीक है, अब ये 3 लेवल आर्किटेक्चर ये तो पता लग गया कि कब आया था, 1970 के अंदर आया था। अब इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 3 लेवल आर्किटेक्चर आखिर बनाया क्यों गया, इसकी रीज़न क्या हुई, क्या वजह थी 3 लेवल आर्किटेक्चर, क्या 2 लेवल आर्किटेक्चर में कोई गड़बड़ थी जिसकी वजह से 3 लेवल आर्किटेक्चर बनाया। दोस्तों हाँ, जो 3 लेवल आर्किटेक्चर है इसका बेसिक मोटिव ये था डाटा हाइडिंग, कि असल में डाटा किस लोकेशन पे स्टोर है इसके बारे में हम यूज़र को पता ना लग सके, यानी यूज़र को ये ना पता चल सके कि एक्चुअल में डाटा कहाँ से आ रहा है। अब यूज़र कौन होते हैं, यूज़र वो होते हैं जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे मैं यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यूट्यूब का क्या हूँ, यूज़र हूँ। आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो आप फेसबुक के लिए क्या हैं, यूज़र हैं। तो जो हमारे यूज़र्स हैं जो डिफरेंट कंपनीज़ की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उनको ये पता ना चल सके कि ये जो एप्लीकेशन वो यूज़ कर रहे हैं इस एप्लीकेशन का जो डाटा है वो किस लोकेशन से आ रहा है। जैसे दोस्तों हम सब यूट्यूब यूज़ करते हैं, क्या हमें ये पता है कि यूट्यूब का जो ओरिजिनल डाटा है वो कहाँ इस वक्त किस लोकेशन पे स्टोर है, अमेरिका में स्टोर है, कनाडा में स्टोर है, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, लंदन में, कहाँ पे स्टोर है, नहीं किसी को नहीं पता इस चीज़ का। और अगर किसी कोई कहता है जी अमेरिका में स्टोर है तो अमेरिका में किस सिटी में एग्जैक्ट किस लोकेशन पे जाकर डाटा आपका स्टोर हो रहा है इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो यही सबसे बड़ी बेनिफिट है इसका 3 लेवल आर्किटेक्चर का, कि साइंटिस्ट ने ये 3 लेवल आर्किटेक्चर इसलिए बनाया था ताकि हमारे जो यूज़र्स हैं जो हमारी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, हालांकि डाटा तो यूज़र्स का ही है ना। देखें यूट्यूब पे वीडियोज़ कौन अपलोड करता है, हम यूज़र अपलोड करते हैं। हमारा ये डाटा हमसे हाइड किया गया है ताकि हम ये ना देख सकें कि एक्चुअल में डाटा कहाँ स्टोर है। अब दोस्तों ये जो 3 लेवल्स बनाए गए हैं, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल, इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा लेवल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बताने के लिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे स्क्रीनशॉट लेता हूँ इसका, और चलें इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो पहला लेवल है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लेवल,
एक्सटर्नल स्कीमा या फिर व्यू लेवल। तो ये जो आपका पहला पूरा लेवल है इसको 3 नाम दिए गए हैं, कौन कौन से? एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल स्कीमा या फिर व्यू लेवल। उसके बाद ये जो आपका दूसरा लेवल है इसका क्या नाम है? 2 नाम है, कंसेप्चुअल लेवल या फिर कंसेप्चुअल स्कीमा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका तीसरा लेवल है डेटाबेस का, इसके 3 नाम है, इंटरनल लेवल, इंटरनल स्कीमा या फिर इसको फिजिकल लेवल भी कहते हैं या फिजिकल स्कीमा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके 3 नाम या 4 नाम है, इंटरनल लेवल, इंटरनल स्कीमा, फिजिकल लेवल या फिर फिजिकल स्कीमा। और उसके बाद नेक्स्ट आपकी ये डेटाबेस है जहाँ पे आपका एक्चुअल डाटा जो आगे जाके स्टोर होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इस पहले लेवल की जिसको हम एक्सटर्नल लेवल, व्यू लेवल या फिर एक्सटर्नल स्कीमा कहते हैं। तो ये कौन सा लेवल होता है दोस्तों? ये वो लेवल होता है जहाँ जो यूज़र्स को दिखाई दे रहा होता है, जो हमारे यूज़र्स यानी जो एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं उनको एक्चुअल जो विंडो नज़र आ रही होती है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, जब आप गूगल ओपन करते हो और गूगल के ऊपर आपने इस तरह कुछ चीज़ सर्च की, जैसे आपने सर्च किया HTML जब आपने सर्च किया तो देखो ये जो मुझे रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, ये जो मुझे विंडो नज़र आ रही है जिसके ऊपर मुझे ये रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, तो ये दिस विंडो कॉल्ड एक्सटर्नल लेवल। ये जो विंडो मुझे नज़र आ रही है, मैं एक यूज़र हूँ गूगल का, क्योंकि मैं इस वक्त गूगल को यूज़ कर रहा हूँ। सो मुझे ये जो मेरे लैपटॉप के ऊपर विंडो नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल स्कीमा या फिर व्यू लेवल। अब ये जो लेवल है एक्सटर्नल लेवल जिसको हम कह रहे हैं, ये कौन बनाता है? ये दोस्तों हमारे प्रोग्रामर्स बनाते हैं, हम जिनको हम फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं, जो PHP पे काम करते हैं, जावा पे काम करते हैं, पाइथन पे काम करते हैं, C#, यानी ऐसे डेवलपर जो डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस पे काम करके ये जो आपका फ्रंट एंड है, ये जो आपकी एप्लीकेशन है जो आपको दिखाई दे रही है, जो हमारे डेवलपर इसको तैयार करते हैं ना, वो बेसिकली इस लेवल पे काम कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल लेवल पे, ठीक है। वो असल में ये एक्सटर्नल जो आपका लेवल होता है, ये जो व्यू लेवल होता है जिसको हम कहते हैं, ये कौन तैयार करते हैं? ये वाला लेवल है हमारे डेवलपर्स, हमारे प्रोग्रामर्स, हमारे फ्रंट एंड डेवलपर्स तैयार करते हैं, ठीक है। इस लेवल की समझ आ गई। नेक्स्ट इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, यहाँ पे इस एक्सटर्नल लेवल के अंदर डिफरेंट तरह के व्यू दिए गए हैं, व्यू 1, व्यू 2 एंड अप टू व्यू n। इसका क्या मतलब है? क्या हर जो यूज़र है क्या उसका डिफरेंट व्यू होता है? यस दोस्तों, हर यूज़र का डिफरेंट व्यू होता, सेम व्यू नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोस्तों हर यूज़र की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है ना। जैसे देखें मैंने सर्च किया HTML, तो मुझे कुछ इस तरह के रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। मान लें एक दूसरा यूज़र है, फ़र्ज़ करें अली एक यूज़र है और उसने सर्च किया PHP, तो उसको क्या सेम यही पेज नज़र आएगा? नहीं, उसको दोस्तों देखो जो पेज नज़र आ रहा है उस पर देखो PHP के रिजल्ट्स हैं। ऐसे एक तीसरा यूज़र है जिसका नाम हसीब है, उसने सर्च किया जावा, तो उसको क्या नज़र आएगा? सॉरी, जावा पॉइंट नहीं, जावा, सिर्फ ओनली जावा उसने सर्च किया। माने उसने सर्च किया जावा, जैसे उसने जावा सर्च किया तो देखें उसको छोड़ नज़र आ रहा है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि जितने डिफरेंट यूज़र होते हैं उतने ही डिफरेंट व्यू होते हैं, हर यूज़र का अपना व्यू होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाऊँ, देखिए फ़र्ज़ करें एक एप्लीकेशन है जो कि यूनिवर्सिटी के लिए बनाई गई है। अब यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट तरह के यूज़र होते हैं, एक स्टूडेंट होते हैं, एक आपकी फ़ैकल्टी होती है, ठीक है। मान लीजिए फ़ैकल्टी के लिए व्यू बनाया गया है, ये आपके एडमिन के लिए व्यू बनाया गया, ठीक है। अब देखो जो दोस्तों हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनका व्यू और फैकल्टी का व्यू क्या सेम होगा? नहीं, दोनों के व्यू में डिफरेंशिएशन होगी। कैसे बोला? स्टूडेंट को सिर्फ अपना रिकॉर्ड नज़र आएगा, स्टूडेंट अपने मार्क्स सिर्फ देख सकता है, अपने मार्क्स को जो है वो व्यू कर सकता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें कर सकता है, या अपनी जो है ना अपनी फ़ी पे कर सकता है, ऐसे कर सकता है। जो फैकल्टी है वो क्या कर सकती है? उसका व्यू डिफरेंट है। कैसे बोला? वो फैकल्टी अपना रिकॉर्ड भी दे सकती है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी दे सकती है, स्टूडेंट के मार्क्स डिलीट भी कर सकती है, स्टूडेंट के मार्क्स ऐड भी कर सकती है, अपडेट भी कर सकती है, ये सारा कुछ फैकल्टी कर सकती है। तो फिर क्या इसका मतलब है कि स्टूडेंट का, फैकल्टी का और एडमिन का तीनों डिफरेंट यूज़र्स हैं और तीनों का व्यू अपना अपना डिफरेंट है। यही वजह कि यहाँ पे व्यू 1, व्यू 2 एंड अप टू व्यू n दिखाया गया। मतलब ये कि जितने डिफरेंट यूज़र होंगे उतने ही डिफरेंट व्यू भी सबके अपने अपने व्यू होंगे। क्लियर है? ओके जी। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा हमारे पास आ जाता है कंसेप्चुअल लेवल, या जिसको हम कंसेप्चुअल स्कीमा कहते हैं। ये कौन सा लेवल होता है दोस्तों? ये ऐसा लेवल होता है जहाँ पे हमारा ये बताया गया होता है कि असल में हमारी डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे का होगा, ठीक है, जिसको हम दोस्तों बेसिकली हमने, अगर आपको पता हो कि ERD मॉडल, अगर आपको पता हो ERD मॉडल क्या होता है, ERD मॉडल बेसिकली होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, मतलब ऐसी डायग्राम जिसमें बेसिकली हमारी ब्लैंक पेपर के ऊपर ये बताया गया होता है कि हमारे इस डेटाबेस में कितने टेबल होंगे, किस टेबल का क्या नाम होगा, उस टेबल में जो है कितने कॉलम होंगे, हर कॉलम का क्या नाम होगा,
ठीक है ऐसे। तो यानी कहने का मतलब ये कंसेप्चुअल लेवल दोस्तों वो होता है जिसके अंदर हमारी सारी डेटाबेस के रिलेटेड कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है कि कितने टेबल होंगे, हर टेबल का क्या नाम होगा, टेबल के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, हर एट्रीब्यूट का क्या नाम है, उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी। तो इसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल लेवल या फिर कंसेप्चुअल स्कीमा। और इस कंसेप्चुअल स्कीमा पे कौन काम कर रहे होते हैं? हमारे डिज़ाइनर। जैसे मैंने आपको बताया, एक आगे होम की एग्जांपल दी थी कि जैसे आप होम बनाते हो तो होम को बनाने फिजिकली होम बनाने से पहले आप क्या करते हो? पेपर के ऊपर उसका एक नक्शा तैयार करते हो, जिसको कौन तैयार करते हैं? आर्किटेक्ट। जिसको कौन तैयार करते हैं? डिज़ाइनर। तो दोस्तों हमारी डाटाबेस का ये जो फ्रंट एंड है, इसके बारे में मैंने जैसे बताया कि इसको हमारे प्रोग्रामर तैयार करते हैं। ये जो फ्रंट एंड एक्सटर्नल स्कीमा होता है इसको हमारे कौन तैयार करते हैं? प्रोग्रामर्स। यानी यहाँ पे प्रोग्रामर्स तैयार करते हैं इसको। और ये जो कंसेप्चुअल लेवल होता है इसको कौन तैयार करते हैं? हमारे डिज़ाइनर, जो हमारी डाटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। तो हमारे ये कंसेप्चुअल लेवल या कंसेप्चुअल स्कीमा को कौन काम कर रहे होते हैं? हमारे सारे के सारे डिज़ाइनर, जो एक्चुअली पेपर के ऊपर नक्शा तैयार करके देते हैं कि एक्चुअल में डाटाबेस के अंदर क्या कौन कौन से टेबल होंगे, किस टेबल का किसके साथ रिलेशनशिप होगा, कौन कौन से उसमें एट्रीब्यूट होंगे। सिंपल। तो ये डिज़ाइनर तैयार करते हैं ये वाला लेवल। उसके बाद आ जाता है दोस्तों इंटरनल लेवल, या फिर जिसको हम इंटरनल स्कीमा या फिर फिजिकल स्कीमा भी कहते हैं। दोस्तों ये कौन सा लेवल होता है? ये वो लेवल होता है जहाँ पे एक्चुअली ये बताया जा रहा होता है कि हमारा ये तो वो डायग्राम है ना, ये तो यहाँ पे डिज़ाइनर काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे कौन होते हैं? हमारे DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब हमारे वो इंजीनियर DBA, मैंने आगे भी प्रीवियस लेक्चर में भी आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि हमारे DBA बेसिकली वो होते हैं जो हमारे डिज़ाइनर नहीं होते, जो डिज़ाइन तैयार नहीं करते। हमारे डिज़ाइन का काम है सिर्फ डिज़ाइन तैयार करना। उस डिज़ाइन को आगे DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये बताते हैं कि इसमें जो टेबल बनाए गए हैं इस डिज़ाइन के अंदर, वो टेबल एक्चुअली किस लोकेशन पे जाके स्टोर होंगे। कंसेप्चुअल लेवल में ये बताया गया था कि कौन सा टेबल किस लोकेशन में जाके स्टोर होगा, किस फाइल में जाकर डाटा स्टोर होगा। नहीं, कंसेप्चुअल लेवल में सिर्फ इतना बताया गया है कि कौन कौन से टेबल होंगे, उन टेबल का क्या नाम होगा और टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम होंगे। लेकिन ये जो इंटरनल लेवल होता है इसमें फिजिकली ये बताया जाता है, इसीलिए तो इसको फिजिकल लेवल कहते हैं कि फिजिकली डाटा कहाँ स्टोर होगा। ठीक है। और यहाँ भी कौन काम कर रहे होते हैं? यहाँ भी हमारे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे होते हैं, जो ये बताते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारा डाटा एक्चुअली किस लोकेशन पे जाके स्टोर होगा, फाइल्स में स्टोर होगा, कितनी फाइल्स बनेंगी, कौन सी फाइल का क्या नाम होगा, और कौन सी फाइल हमने किस लोकेशन पे स्टोर करनी है, कौन सी फाइल किस लोकेशन पे स्टोर करनी है। तो इस लेवल पे बेसिकली हमारे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो हमारे फिजिकल स्कीमा को मेंटेन कर रहे होते हैं, फिजिकल डाटा को मेंटेन कर रहे होते हैं। और उसके बाद उस फिजिकल डाटा को स्टोर करने के लिए फिर कहाँ स्टोर करते हैं? इस डाटाबेस के अंदर। तो ये तो फिजिकली हमारी डाटाबेस है जहाँ पे हमारी फाइल्स की फॉर्म में डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है। और ये जो कंसेप्चुअल दोस्तों स्कीमा होता है इसमें बेसिकली किस फॉर्म में डाटा होता है? टेबल्स की फॉर्म में, यानी रिलेशंस की फॉर्म के अंदर। ERD मॉडल जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ERD मॉडल यानी कंसेप्चुअल मॉडल में हमारा बेसिकली डाटा जो है टेबल की फॉर्म में दिखाई दे रहा होता है, और इंटरनल स्कीमा में हमारा डाटा जो है फाइल्स की फॉर्म में। मतलब कि जैसे आपको जो डाटा नज़र आ रहा था, जैसे आपको टेबल की फॉर्म में कि ये स्टूडेंट ID है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट की एज है, स्टूडेंट का रोल, स्टूडेंट का मार्क्स हैं, ठीक है, ऐसे दिखाई देता है आपको। लेकिन क्या एक्चुअली भी डाटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है? नहीं दोस्तों, एक्चुअली डाटा हमारी फाइल्स में स्टोर हो रहा होता है, और वो फाइल जो है हमारी डाटाबेस में पड़ी होती हैं। क्लियर। तो ये दोस्तों हमारे डिफरेंट तरह के लेवल जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, और इन्हीं लेवल्स को आगे फर्दर दोस्तों सर ने जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है, जो कि मैंने आपको डिटेल से बता दिया। तो एक दफ़ा फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। एक्सटर्नल लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे हमारे डिज़ाइनर काम करते हैं, जिसको हमारे डिज़ाइनर यानी फ्रंट एंड डेवलपर तैयार करते हैं। कंसेप्चुअल लेवल जहाँ पे हमारा टेबल्स की फॉर्म में डाटा जो है डिस्प्ले हो रहा होता है, जिसको हम ERD मॉडल भी कहते हैं, और यहाँ पे हमारे डिज़ाइनर काम करते हैं। इंटरनल लेवल वो वाला लेवल जहाँ पे हमारे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं, और यहाँ पे ये डिसीजन लिया जाता है कि एक्चुअली फिजिकली हमारा डाटा जो है किस लोकेशन पे स्टोर होगा, कौन सा टेबल जो है किस फाइल में, किस टेबल का डाटा किस फाइल में जाकर स्टोर होगा। तो यहाँ पे हमारे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इस इंटरनल स्कीमा को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो ये था दोस्तों 3 लेवल आर्किटेक्चर, इसकी ये सारी डिटेल है आगे फर्दर जो कि यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, जो कि मैं ऊपर आपको डिटेल से बता चुका हूँ। ठीक है। और ये देखो, ये आपको सर बता भी देंगे एक्सटर्नल लेयर, मतलब वही जैसे मैंने आपको अभी बताया था, एक्सटर्नल लेयर वो लेयर जहाँ पे एक्चुअली हम ये जैसे ये आउटपुट नज़र आ रही है, तो ये वो लेयर होती है जहाँ पे हमारा डाटा नज़र आ रहा होता है हमें। उसके बाद लोअर लेयर मीन कंसेप्चुअल लेयर जहाँ पे हमारी डायग्राम बनी होती है कि मतलब कितने टेबल होंगे। जैसे ये देखो, ये टेबल्स की फॉर्म है, जैसे मैं आपको बता भी चुका हूँ। कंसेप्चुअल लेवल या कंसेप्चुअल लेयर कौन सी होती है? ये वाली, जहाँ पे टेबल की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा होता है कि टेबल कौन कौन से टेबल होंगे, किस टेबल का किससे रिलेशनशिप होगा, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे टेबल की फॉर्म में, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन जो इसके नीचे होता है लेवल कौन सा? ये इंटरनल लेवल, यहाँ पे टेबल की फॉर्म में डाटा स्टोर नहीं होता, बल्कि किस फॉर्म में? फाइल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा होता है। Thank you so much. Till then guys, take care. Allah Hafiz.